से वस्तु मिल जाएगा। तो क्या है भाई? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो वेरियस सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसमें दो तरीके के स्रोत आते हैं। पहला कौन सा स्रोत है? प्राथमिक स्रोत है, और दूसरा जो है द्वितीयक स्रोत है। द्वितीयक स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का मतलब है कि जो इतिहास आप पढ़ते हैं वो हजारों साल के इतिहास के बारे में आप कैसे जानते हैं, उसको दो आधार पर बांटा जाता है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। एक डिवीजन और है बच्चों, जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा जो है वो पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा जो है पुरातात्विक स्रोत है। तो हजारों साल के इतिहास को हम दो आधार पर जानते हैं। जो धर्म ग्रंथों में, पांडुलिपियों में, विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में लिखा गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जमीन के अंदर खुदाई से जो विभिन्न एविडेंसेस मिलते हैं, जो विभिन्न साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि अभिलेख है, सिक्के हैं, भवन अवशेष है, बर्तन या मृदभांड है, जो विविध प्रकार के सील्स, मनके हैं, उन्हें हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। तो इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं, एक धर्म ग्रंथों, पांडुलिपियों, पाठ्यपुस्तकों में जो लिखा है उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जमीन की खुदाई से जो कुछ अवशेष मिलते हैं उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब ये दो डिवीजन तो बच्चों क्लियर हो गया होगा कि साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान लगा के समझने का प्रयास करेंगे कि प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं और द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं। तो प्राथमिक स्रोत किसी कालखंड विशेष, जो प्राथमिक स्रोत है किसी कालखंड विशेष से जुड़ा स्रोत प्राथमिक स्रोत कहलाता है। प्राथमिक स्रोत कहलाता है। जैसे मान लीजिए मौर्य काल के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, महान मौर्य साम्राज्य के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो कालखंड विशेष क्या हो गया? कालखंड विशेष मौर्य साम्राज्य है। तो किसी कालखंड विशेष से जुड़ा स्रोत उसी कालखंड से जुड़ा स्रोत है। तो इसमें क्या उदाहरण हो जाएगा? उदाहरण जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और सम्राट अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक के अभिलेख तो मौर्य काल से ही जुड़ा हुआ बच्चों, सम्राट अशोक के अभिलेख मौर्य काल का ही जुड़ा है। तो यह प्राथमिक स्रोत हो गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं, उनके प्रधानमंत्री रहते हैं, तो यह भी मौर्य काल से जुड़ा हुआ है, यह प्राथमिक स्रोत है। अब द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं भाई? तो द्वितीयक स्रोत जो है किसी कालखंड विशेष से जुड़ा उस कालखंड के पश्चात का, उस कालखंड के पश्चात का स्रोत द्वितीयक स्रोत कहलाता है। अब किसी कालखंड का फिर से उदाहरण दे देता हूं भाई। कालखंड क्या हो गया? कालखंड मौर्य साम्राज्य है। तो मौर्य साम्राज्य ये कालखंड है, उस कालखंड के पश्चात का स्रोत, मतलब प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उन्होंने उस घटना को होते हुए नहीं देखा है। सम्राट अशोक के अभिलेख है, अपने समय में जो घटना है प्रत्यक्षदर्शी है भाई, अपने अभिलेख में कहे हैं। चाणक्य जो है, जो भी अपनी आंखों से देखा था उसका वर्णन किया, वो प्रत्यक्षदर्शी है, तो वो प्राथमिक स्रोत है। अब आज से 200 सालों के बाद कोई आज के बारे में लिखेगा तो प्रत्यक्षदर्शी थोड़ी है भाई, कोई 200 सालों तक जिंदा थोड़ी रहेगा। वो सुनी सुनाई बातों के आधार पर जिक्र करेगा, सुनी सुनाई बातों के आधार पर जिक्र करेगा, वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, तो वो द्वितीयक स्रोत है। वही उदाहरण दे रहा हूं कि कालखंड मौर्य साम्राज्य है, द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं? तो द्वितीयक स्रोत में जो है कल्हड़ की राजतरंगिणी है, कल्हड़ की राजतरंगिणी है। अगर उसमें पुरातात्विक स्रोत में बात किया जाए तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ये उस कालखंड के नहीं है बच्चों, कल्हड़ जो है वो 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास में रहते हैं। तो बहुत बाद की बात है भाई, मौर्य साम्राज्य तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व है, कल्हड़ 12वीं शताब्दी में है। 1300-1400 सालों के बाद अगर लिखा गया तो वो क्या है? वो प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर मौर्य काल के बारे में कर रहे हैं, वो द्वितीयक स्रोत हो गया। तो रुद्रदामन का समय काल 150 ईस्वी है, मौर्य काल 323 से 184 ईसा पूर्व है। मतलब कि वो 300 350 सालों के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो नहर बनवाया गया था उसका जिक्र करते हैं, मतलब वो बाद की घटना है, द्वितीयक स्रोत है। बेटा एक बार मुझे बता दीजिए कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा या ऊपर से निकल गया? कुछ पल्ले बेटा पड़ रहा है या ऊपर से निकल रहा है? प्राथमिक और उदाहरण दिया जाए, मान लीजिए दिवाली पे कोई पिक्चर रिलीज हुई हो,
आप जाकर के देखें तो आपने प्रत्यक्ष जाकर के उस पिक्चर को देखा, प्रत्यक्ष रूप से जाके उस पिक्चर को देखा तो आप उस पिक्चर के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत हैं। आप अपने गांव पर गए, गांव के यार दोस्तों को आपने बताया जो है कि ये फला पिक्चर में जाके देखा हूं, ऐसी ऐसी कहानी थी। जो आपका दोस्त है वो प्रत्यक्ष जाकर के पिक्चर तो नहीं देखा भाई, वो आपसे सुनी सुनाई कहानी, मतलब आपके माध्यम से कहानी सुन रहा है, तो वो द्वितीय स्रोत हुआ। अब बच्चों जो रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी आप लोग पढ़ेंगे तो रामशरण शर्मा भाई आजादी के बाद उन्होंने किताब लिखी, तो वो भी द्वितीय स्रोत में आएंगे। सतीश चंद्र के बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो भी द्वितीय स्रोत के संदर्भ में आ रहे हैं। सही है। तो चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का प्राथमिक और द्वितीय स्रोत आप समझें। उसके बाद जो है एक साहित्यिक स्रोत होता है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत होता है। यहां तक की बात मुझे आपके कमेंट से समझ में आ रहा है कि आप लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण, या उसी को विविध उपागम भी कहते हैं, वेरियस अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, या इसे प्राचीन हटा करके भारतीय इतिहास कर दीजिए, भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण। कोई आप लोगों ने मार्क्सवादी इतिहासकार ऐसा शब्द सुने हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार ऐसा शब्द सुने हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार ऐसा शब्द सुने हैं? तो आइए जो है उस पर बढ़ा जाए। जो है तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण है, और इस विविध दृष्टिकोण में सबसे पहले कौन है? सबसे पहले जो है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है, इतिहास लेखन है। दूसरा जो है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, इतिहास लेखन है। तीसरा जो है साम्राज्यवादी हो गए, राष्ट्रवादी हो गए। तीसरा जो है मार्क्सवादी इतिहास लेखन है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन है। और चौथा जो है नारीवादी इतिहास लेखन है। और पांचवा जो है वो उपाश्रित इतिहास लेखन है, उपाश्रित इतिहास लेखन है। तो ये 5 तरीके के वेरियस स्कूल हैं जो हिस्ट्री को अपने अपने नजरिए से उसकी व्याख्या करते हैं। नोट्स बनवाया जाएगा बेटा, पहली क्लास है तो थोड़ा सा धीरे धीरे, जो फूक फूक के कहा जाता है ना कि कदम रखना। 2 बैच, मुझे लग रहा है कि 2 बैच के बच्चे हमसे एनसीईआरटी इंटरमीडिएट पढ़े हैं और 2 बैच के बच्चे जो हैं जावेद सर से पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके से तीसरा जो है वो मार्क्सवादी इतिहास लेखन है। हाँ, नींद जिनको आ रहा है भाई, उनका दिल और दिमाग कहीं दूसरी जगह पे है बेटा, या तो दिल और दिमाग क्लास पे लगा लीजिए या तो दूसरी जगह पे है तो सो जाइए। जो है तो स्मार्ट बच्चे हैं जो थोड़े से भी जागरूक स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थापना हो गया। अब शासन की स्थापना हो गई, ब्रिटिश शासन की। प्लासी के युद्ध से 1757। अब आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास अगर किए हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में 1757 ईस्वी, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध से क्या हुआ? ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई, ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गया। अब अंग्रेज चाहते थे कि उनका शासन भारत में लंबे समय तक बना रहे, उनका शासन भारत में लंबे समय तक बना रहे, तो वो चाहते थे कि बहुत ज्यादा भारतीयों से अगर युद्ध करेंगे, युद्ध करते करते इतना बड़ा देश है कि बहुत लंबा समय निकल जाएगा। और उनको पता था कि तभी युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा भाई। उनको लगता है कि पहले इन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए, जब ये मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे तो इन्हें हराना ज्यादा आसान होगा। तो इस तरीके से ये किस सिद्धांत पर चलते हैं? ब्रिटिश शासन की स्थापना होने के साथ ही व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के सिद्धांत पे चलते हैं, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के सिद्धांत पे चलते हैं। ये सिद्धांत क्या है भाई? ये सिद्धांत कहता है गोरे लोगों का भार सिद्धांत। गोरे लोगों का भार सिद्धांत मतलब कि अंग्रेज क्या है? अंग्रेज बहुत ही श्रेष्ठ हैं, या यूरोपीय जो हैं वो श्रेष्ठ नस्ल के लोग हैं, और भारतीय जो हैं उनको हेय दृष्टि से देखते हैं। अब भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते हैं तो भारत के गौरवमयी इतिहास को जानबूझ करके नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं और अपने हिसाब से भारत के इतिहास की व्याख्या करते हैं। कहते हैं भारतीय जाहिल थे, गवार थे, निरंतर युद्ध करने वाले लोग थे, भारत में जाति प्रथा थी, समाज के कुछ लोगों ने समाज के बहुसंख्यक लोगों को अछूत बना के रखा, उनको दबा करके रखा। बात वो सही ही कह रहे थे, लेकिन आईना बस केवल एक तरफा दिखाया जाता था। जैसे बच्चों चांद पे दाग है, केवल चांद के दाग के बारे में बात किया जाए, देखने वाले का अपना नजरिया था भाई ना। किसी ने कहा 14वीं की चांद हो या आफताब हो, और किसी को केवल चांद का दाग दिखा। मुद्दे की बात बच्चों क्या है? मुद्दे की बात यह है कि भारत का गौरवमय इतिहास था, हमारे इतिहास के जो नकारात्मक पक्ष थे अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा उसी को उभारा गया। तो इस तरीके से जानबूझ करके भारतीय गौरवमयी अतीत की कमतर करके व्याख्या किसने किया? साम्राज्यवादी इतिहास लेखन ने किया। अब क्या होता है भाई? अब 19वीं शताब्दी आता है, अभी तो यह 18वीं शताब्दी है।
19वीं शताब्दी आता है, 19वीं शताब्दी में पढ़ा लिखा एक भारतीय वर्ग आता है। पढ़ा लिखा भारतीय वर्ग देखता है कि भाई ये तो जानबूझ करके हमारे इतिहास को धूमिल किया जा रहा है, जानबूझ करके हमारे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। एक बच्चों कहानी शायद मैंने पहले आप लोग को सुनाया था ना कि एक सर्कस था, सर्कस में एक हाथी था। हाथी को जब जंगल से पकड़ के लाया गया तो उसके पैरों में बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें बांधी गई। क्यों? क्योंकि जंगल में हाथी मदमस्त रहता था, स्वतंत्र जीवन शैली जीता था। अब जंगल से नया नया आया था तो अपने पैरों को तेजी से छुड़ाना चाहता था, इसलिए बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें जकड़ी गई थी। कुछ महीनों के बाद हाथी पैर मारते मारते उसे लगा कि यह जंजीर अब नहीं टूटेगा, तो हाथी अब अनमने ढंग से प्रयास करने लगता है। जैसे ही वो अनमने ढंग से प्रयास करने लगता है तो सर्कस में अब उसके पैरों की जंजीरों को निकालकर उसमें बस एक रस्सी बांध दिया जाता है। अब हाथी कभी जैसे वो जंगल से आया था, जितने स्फूर्ति के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ वो पैर मारता था, अब वो कभी भी वैसे पैर नहीं मारता था। क्यों? क्योंकि हाथी अब मानसिक रूप से गुलाम हो चुका होता है। महीनों के दौरान वो मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है कि ये जंजीर हमसे नहीं टूटेगा, इसलिए अनमने ढंग से वो पैर मारता है। उसके लिए अब रस्सी ही बहुत काफी है। इसी बात को राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने समझा भाई कि ये जानबूझ करके हमारे गौरवमयी इतिहास को धूमिल करके दिखा रहे हैं, केवल नकारात्मक पक्षों को दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने क्या किया? राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय गौरवमयी गौरवमयी अतीत को प्रमुखता के साथ अपने इतिहास लेखन में जगह दिया, प्रमुखता के साथ अपने इतिहास लेखन में जगह दिया। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है साम्राज्यवादियों के विरोध में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, ये भारतीय, अब वो सम्राट अशोक की बात करते हैं, सम्राट अशोक के धम्म की बात करते हैं, वो वेदों की बात करते हैं, प्राचीन काल में जो हमारे उच्च नैतिक मूल्य रहते हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पराकाष्ठा होती है, उन सब की बात करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अध्ययन के विविध दृष्टिकोण है उसमें पहले साम्राज्यवादी आते हैं, फिर राष्ट्रवादी आते हैं। मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या कहता है भाई? तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन, कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, इतना ही बता दीजिए कार्ल मार्क्स कहां का रहने वाला था। कार्ल मार्क्स कहां का रहने वाला था भाई? तो मार्क्सवाद या साम्यवाद के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या करता है? तो भारतीय अतीत की व्याख्या भौतिकवादी अथवा आर्थिक दृष्टिकोण से करता है, आर्थिक दृष्टिकोण से करता है। मार्क्सवाद जो है वो आप देखेंगे पूंजीवाद का विरोध करता है। तो क्यों विरोध करता है? कोई भौतिकतावाद का विरोध करता है। मार्क्सवाद किसान और मजदूरों के हितों की बात करता है, किस आधार पर करता है? आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर करता है। अगर बच्चों आपको याद होगा, उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में थे, पहले भी आप लोग से चर्चा हुआ था। ऋग वैदिक काल में आर्य कहां पर रहते हैं? आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश में रहते हैं। अब मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या कहता है? मार्क्सवादी इतिहास लेखन कहता है कि भाई 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ? 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुआ। लोहे की खोज के साथ क्या होता है? लोहे की खोज के साथ अब ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के जंगलों को साफ करना आसान हुआ और आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर भारत में हुआ। तो ये क्या बता रहे हैं? लोहा, लोहा क्या है? भौतिकवादी वस्तु है। तो किसी भी घटना के पीछे वो भौतिक पहलू को उजागर कर रहे हैं। यही क्या है? मार्क्सवादी इतिहास लेखन है। मौर्य वंश के पतन में आर्थिक दुर्दशा को बताएंगे, मुगल वंश के पतन में आर्थिक कारण को बताएंगे। आर्थिक कारण को खोज रहे हैं, मतलब क्या है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। रोमिला थापर का नाम सुने होंगे आप, रामशरण शर्मा की जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ये लोग कौन से इतिहासकार हैं? ये लोग मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। किसी भी इतिहास की घटना के पीछे भौतिकवादी आर्थिक दृष्टिकोण को ढूंढते हैं। अगला मुद्दा कौन सा है भाई? तो अगला मुद्दा जो है नारीवादी इतिहास लेखन है। ये अंतिम के जो दो हैं वो इतिहास लेखन की नवीन विधा है, ये सबसे लेटेस्ट विधा है। नारीवादी इतिहास लेखन के इतिहासकार क्या कहते हैं? कहते हैं हम किसी भी कालखंड को तब अच्छा या तब बुरा कहेंगे जब उस कालखंड में नारी की स्थिति अच्छी होगी तो हम अच्छा कहेंगे, नारी की स्थिति बुरी होगी तो उस कालखंड को हम बुरा कहेंगे। नारीवादी इतिहास लेखन जो है इतिहास के हर दौर में नारी की स्थिति के आधार पर इतिहास की पराकाष्ठा या इतिहास के पराभव को तौलता है। नारीवादी इतिहास लेखन कहता है कि अबला जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। आंचल में दूध और आंखों में पानी मींस कि भाई अगर जो है ममतामयी जो नारी है, अगर उसका इतिहास के किसी दौर में सम्मान हुआ है, उसकी स्थिति अच्छी है, तब हम कहेंगे कि फला कालखंड महान था। अब मौर्य साम्राज्य को नारीवादी इतिहास लेखन करता है, नारी की स्थिति कैसी है? तो आप खोल करके देखिए, अगर प्राचीन भारत आपने हमसे पढ़ा है तो उसमें सीधे सीधे है कि भाई नारी की स्थिति उत्कृष्ट थी। द कंडीशन ऑफ वुमेन इट वाज एक्सीलेंट। इन व्हाट मैनर इट वाज एक्सीलेंट? The condition of women. Women used to be the self-independent. Women used to be the bodyguard of सम्राट. Women had the rights of उपनयन संस्कार। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, महिलाएं जो है आत्मनिर्भर होती थी, महिलाएं जो है सम्राट की अंगरक्षिकाएं होती थी। महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार था। अगर महिला चाहे अपने पति के साथ संबंध को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है तो उनसे विवाह विच्छेद मतलब तलाक दे सकती थी।
तो नारीवादी इतिहास लेखन किसी कालखंड की व्याख्या महिला की स्थिति के आधार पर करता है। अब अंतिम है बच्चों उपाश्रित इतिहास लेखन। उपाश्रित इतिहास लेखन के प्रमुख इतिहासकार जो हैं रामचंद्र गुहा जी हैं। उपाश्रित इतिहास लेखन जो है ये किसी कालखंड की व्याख्या जो है, कहता है इतिहास को ऊपर से मत देखिए, इतिहास को नीचे से देखिए। ध्यान से बच्चों समझिएगा, कहते हैं इतिहास को ऊपर से मत देखिए, इतिहास को नीचे से देखिए। जैसे गांधी जी, उपाश्रित इतिहास लेखन कहता है कि गांधी जी महान नहीं थे। अगर गांधी जी के पीछे लाखों की भीड़, मतलब नीचे से आम जनता क्या है भाई, समाज के निचले पायदान पे है ना, तो कह रहे हैं कि अगर गांधी जी के पीछे लाखों की भीड़ नहीं होती, लाखों का जनबल नहीं होता, तो गांधी कुछ भी नहीं थे। अरे भाई गांधी जी के बारे में कहा गया ना, चल पड़े जिधर दो डग मग पग, चल पड़े उधर लाखों पग। कहते हैं भाई और क्यों कोई किसी और नेता को क्यों नहीं महान कहते हैं, गांधी को ही महान क्यों कहते हैं? क्योंकि लाखों की भीड़ गांधी के पीछे चली। उपाश्रित इतिहास लेखन ऊपर से नहीं करें, नीचे से देखिए। अन्य नेताओं के साथ लाखों की भीड़ आम जनता नहीं थी, इसलिए वो महान नहीं है। तो ऊपर से नहीं, इतिहास को नीचे से देखना है। भारत छोड़ो आंदोलन इतना सफल रहा, असहयोग आंदोलन इतना सफल रहा, वो कहते हैं गांधी जी नेता थे, उनकी वजह से सफल नहीं हुआ। वो जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सड़कों पर जो भीड़ जुटी और सीधे सीधे अंग्रेजी शासन को चुनौती दिया, उसके कारण जो है यह आंदोलन सफल हुआ। भाई धरसाना सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपने देखा था, एक सरोजिनी नायडू रहती हैं, एक अली इमाम साहब रहते हैं, और एक जो है गांधी जी के बेटवा जो है मणिलाल रहते हैं। इन तीन लोगों से थोड़ा भी भय थोड़ी पुलिस खाई भाई, या इन तीन लोगों से जो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर थे वो थोड़ी भय खाए। उनके पीछे 25,000 सत्याग्रही थे। कर चले हम फिदा जाने वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो घटना तो बेटा मॉडर्न हिस्ट्री अभी आप लोग का हुआ है कि नहीं हुआ है, आधुनिक भारत आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। धरसाना सत्याग्रह में क्या होता है, जब वो धरसाना नमक फैक्ट्री पे जाते हैं धावा बोलने के लिए, 200 के आसपास में ब्रिटिश पुलिस वाले रहते हैं, वो अपने राइफल जो बंदूक की बट रहता है, बट मतलब वो उसका निचला हिस्सा, उससे सत्याग्रहियों को मार रहे थे, सत्याग्रहियों को मार रहे थे, सत्याग्रही मार खा रहे थे। कितने थे बेटा? 25,000 थे। There were the total 25,000 satyagrahi who were leading the raid over the Dharsana salt factory, and it was approx only the 200 British policemen. इधर 25,000, उधर 200 के आसपास में दो थप्पड़ मारे रहते ना, तो 25,000 अगर दो थप्पड़ मारे रहते बेटा ना, तो वो 200 दुनिया सिधार गए रहते। तो कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब है उपाश्रित इतिहास लेखन जो है, इतिहास के जो बड़े चरित्र हैं उनके आधार पर इतिहास की घटनाओं की व्याख्या सफलता या असफलता का मूल्यांकन नहीं करता है, बल्कि इतिहास को नीचे से देखता है। नीचे से मतलब कि आम जनता के दृष्टिकोण से, समाज के दबे कुचले लोगों के दृष्टिकोण से। उपाश्रित इतिहास लेखन कहता है प्राचीन काल, मध्यकाल में हम उसी कालखंड को महान कहेंगे, उसी कालखंड को अच्छा कहेंगे। अब समाज का निचला वर्ग कौन है भाई? तो समाज का निचला वर्ग प्राचीन और मध्यकाल में दलित हैं, शूद्र हैं। उपाश्रित इतिहास लेखन कहता है भाई मौर्य साम्राज्य को महान तब कहेंगे जब शूद्रों की स्थिति अच्छी होगी। अगर शूद्रों की स्थिति दयनीय है तो हम तो नहीं कहेंगे कि ये महान थे। ये बेटा जो है सारा कहानी खत्म हुआ। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी, नारीवादी, उपाश्रित इतिहास लेखन। बात पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? कहीं पे कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए, कहीं पे अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। क्लियर है? प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को दो दृष्टिकोण से, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को दो वर्ग में बांटा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को दो वर्ग में बांटा जाता है। साहित्यिक स्रोत, डैश देकर के साहित्यिक स्रोत, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत के विविध, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत के विविध पांडुलिपियां और ग्रंथ आते हैं, विविध पांडुलिपियां और ग्रंथ आते हैं। तथा दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तथा दूसरा पुरातात्विक स्रोत, डैश देकर के, दूसरा पुरातात्विक स्रोत डैश देकर, जमीन की खुदाई से, जमीन की खुदाई से किसी कालखंड विशेष के संदर्भ में, जमीन की खुदाई से किसी कालखंड विशेष के संदर्भ में मिले विविध, कालखंड विशेष के संदर्भ में मिले विविध ऐतिहासिक स्रोत को, कालखंड विशेष के संदर्भ में मिले विविध ऐतिहासिक स्रोत को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। मिले ऐतिहासिक स्रोत को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध स्रोतों का एक और विभाजन, प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध स्रोतों का एक और विभाजन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के, एक और विभाजन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत किया जाता है। एक और विभाजन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत
किया जाता है। हेडिंग दे दीजिए प्राथमिक स्रोत, हेडिंग दे दीजिए प्राथमिक स्रोत कि किसी कालखंड विशेष से जुड़ा, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है ना, हेडिंग देना है बच्चों प्राथमिक स्रोत, लिखिए किसी कालखंड विशेष से जुड़ा, किसी कालखंड विशेष से जुड़ा, उसी कालखंड से संबंधित, किसी कालखंड विशेष से जुड़ा उसी कालखंड से संबंधित स्रोत को, उसी कालखंड से संबंधित स्रोत को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, उसी कालखंड से संबंधित स्रोत को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उदाहरण के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र और सम्राट अशोक के अभिलेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और सम्राट अशोक के अभिलेख प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और सम्राट अशोक के अभिलेख प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। हेडिंग दे दीजिए द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आते हैं, ब्रैकेट में कर लीजिएगा मौर्य काल के संदर्भ में, मौर्य काल के संदर्भ में। अगला बच्चों हेडिंग दे दीजिए द्वितीयक स्रोत, लिखिए किसी कालखंड के संदर्भ में, किसी कालखंड के संदर्भ में उस कालखंड के पश्चात, किसी कालखंड के संदर्भ में उस कालखंड के पश्चात के स्रोत को, उस कालखंड के पश्चात के स्रोत को, उस कालखंड के पश्चात के स्रोत को द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। उस कालखंड के पश्चात के स्रोत को द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए मौर्य काल के संदर्भ में, उदाहरण के लिए मौर्य काल के संदर्भ में कल्हड़ की राज तरंगिणी, मौर्य काल के संदर्भ में कल्हड़ की राज तरंगिणी तथा तथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख द्वितीयक स्रोत के श्रेणी में आता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख द्वितीयक स्रोत की श्रेणी में आता है। अब अगला हेडिंग दे दीजिए, अगला हेडिंग दे दीजिए प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण, लिखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण प्रचलन में हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण प्रचलन में हैं, जो कि निम्नलिखित है, प्रचलन में है जो कि निम्नलिखित है। हेडिंग दे दीजिए साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, हेडिंग दे दीजिए साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, लिखिए ब्रिटिश शासन की भारत में स्थापना के पश्चात, ब्रिटिश शासन की भारत में स्थापना के पश्चात यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा, यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत, यूरोपीय इतिहासकारों के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत में अंग्रेजी शासन को, एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत में अंग्रेजी शासन को अस्थायी बनाने के लिए, अंग्रेजी शासन को अस्थायी बनाने के लिए भारतीय अतीत की एक पक्षीय व्याख्या किया गया, भारतीय अतीत की एक पक्षीय व्याख्या किया गया, भारतीय अतीत की एक पक्षीय व्याख्या किया गया और इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत भारत के इतिहास को कमतर करके, भारत के इतिहास को कमतर करके यूरोपीय नस्लीय श्रेष्ठता को, भारतीय इतिहास को कमतर करके यूरोपीय नस्लीय श्रेष्ठता को, यूरोपीय नस्लीय श्रेष्ठता को गोरे लोगों के भार सिद्धांत के अंतर्गत, यूरोपीय नस्लीय श्रेष्ठता को गोरे लोगों के भार सिद्धांत के अंतर्गत स्थापित करने का, गोरे लोगों के भार सिद्धांत के अंतर्गत स्थापित करने का प्रयास किया गया, स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत प्रमुख नाम, इसके अंतर्गत प्रमुख नाम जेम्स मिल, प्रमुख नाम जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ, जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों का आता है, जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकारों का आता है। हेडिंग दे दीजिए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन,
राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। लिखिए, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरोध में, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरोध में 19वीं शताब्दी के, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरोध में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद के उदय के साथ, राष्ट्रवाद के उदय के साथ भारतीय अतीत के संदर्भ में, भारतीय अतीत के संदर्भ में एक नवीन इतिहास लेखन की परंपरा, भारतीय अतीत के संदर्भ में एक नवीन इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुआ, एक नवीन इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत, एक नवीन इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुआ जिसके अंतर्गत राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, जिसके अंतर्गत राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत के गौरवमयी अतीत को उभारना शुरू किया, भारतीय इतिहासकारों ने भारत के गौरवमयी अतीत को उभारना शुरू किया। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत सर्वप्रमुख नाम, इसके अंतर्गत सर्वप्रमुख नाम के पी जायसवाल, इसके अंतर्गत सर्वप्रमुख नाम के पी जायसवाल का आता है, के पी जायसवाल का आता है, जिन्होंने हिंदू पॉलिटी ग्रंथ लिखा, जिन्होंने हिंदू पॉलिटी ग्रंथ लिखा। फुल स्टॉप। पीवी काणे के द्वारा, पीवी काणे के द्वारा, पी फॉर पैरट, वी फॉर वैन, पीवी काणे के द्वारा हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा गया, पीवी काणे के द्वारा हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा गया। अगला हेडिंग दे दीजिए, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन। लिखिए, इतिहास लेखन के इस विधा में, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, इसमें लिखिए, इतिहास लेखन के इस विधा में भारतीय अतीत की व्याख्या, इतिहास लेखन के इस विधा में भारतीय अतीत की व्याख्या भौतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया, भौतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में आर्य संस्कृति के प्रसार के पीछे, आर्य संस्कृति के प्रसार के पीछे लोहे की भूमिका को, लोहे की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया गया, लोहे की भूमिका पर अत्यधिक बल दिया गया। फुल स्टॉप। डी डी कौशाम्बी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, डी डी कौशाम्बी, रामशरण शर्मा, डी डी कौशाम्बी, रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, रोमिला थापर को प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार, रोमिला थापर को प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार के रूप में देखा जाता है, प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार के रूप में देखा जाता है। अगला हेडिंग दे दीजिए, नारीवादी इतिहास लेखन। अगला बच्चों हेडिंग है नारीवादी इतिहास लेखन। देखिए, इतिहास लेखन की इस अद्यतन विधा में, इतिहास लेखन की इस अद्यतन विधा में किसी भी कालखंड में, किसी भी कालखंड में अथवा किसी भी घटना के संदर्भ में, किसी भी कालखंड अथवा किसी भी घटना के संदर्भ में महिलाओं की भूमिका या नारी की भूमिका, नारी की भूमिका का मूल्यांकन किया जाता है, नारी की भूमिका का मूल्यांकन किया जाता है। अंतिम कर लीजिए, उपाश्रित इतिहास लेखन, उपाश्रित इतिहास लेखन। देखिए, उपाश्रित इतिहास लेखन, उपाश्रित इतिहास लेखन के अंतर्गत इतिहास की व्याख्या ऊपर से न करके, इतिहास की व्याख्या ऊपर से न करके निचले स्तर से, निचले स्तर से, अर्थात अर्थात किसी घटना विशेष में, किसी घटना विशेष में जन भागीदारी की भूमिका, किसी घटना विशेष में जन भागीदारी की भूमिका, जैसे कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में आम जन भागीदारिता, आम जन भागीदारिता और इस दृष्टिकोण से आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन किया जाना, और इस दृष्टिकोण से आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन किया जाना। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में
किसी कालखंड विशेष का मूल्यांकन, किसी कालखंड विशेष का मूल्यांकन उस समय के दलित और वंचित वर्ग के, किसी कालखंड का मूल्यांकन उस समय के दलित और वंचित वर्ग के, दलित और वंचित वर्ग के स्थिति के आधार पर किया जाना, दलित और वंचित वर्ग के स्थिति के आधार पर किया जाना। चलिए बच्चों, तो एक छोटा सा मुद्दा जो है हम लोगों का समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो पहला कौन सा है भाई? पहला दो स्रोत था, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। तो पहला जो है साहित्यिक स्रोत है, जो पांडुलिपियों में, साहित्य में, ग्रंथों में लिखा गया है, उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा? तो पहला जो होगा वो देसी साहित्य, और दूसरा जो है वो विदेशी साहित्य। पहला जो है देसी साहित्य और दूसरा जो है वो विदेशी साहित्य। देसी साहित्य को फिर से दो भागों में बांटा जाएगा। पहला जो है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और दूसरा जो है, और दूसरा जो है वो लौकिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य को फिर से तीन भागों में बांटेंगे। धार्मिक साहित्य को तीन भागों में बांटा जाएगा। कौन कौन सा साहित्य है भाई? ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, और जैन साहित्य है, और जैन साहित्य है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी आएगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ है। इसके अलावा जो है पातंजलि का महाभाष्य है। पातंजलि का महाभाष्य ग्रंथ है। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं हैं। इसके अलावा जो है बाण भट्ट की हर्षचरित है। बाण भट्ट की हर्षचरित ग्रंथ है। इसके अलावा चंद बरदाई का, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। चलिए भाई, तो ये क्या हो गया? ये जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। विदेशी साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा? विदेशी साहित्य के अंतर्गत जो है पहला जो है वो यूनानी साहित्य है। यूनानी साहित्य है। दूसरा जो है चीनी साहित्य है। दूसरा जो है चीनी साहित्य है। तीसरा जो है अरबी और फारसी साहित्य है। अरबी और फारसी साहित्य है। तो देर आर द थ्री डिवीजन ऑफ द फॉरेन लिटरेचर, दैट इज द यूनानी लिटरेचर, चाइनीज लिटरेचर एंड पर्सियन लिटरेचर। चलिए भाई, तो ये साहित्यिक स्रोत का, अभी पुरातात्विक स्रोत पूरा बचा हुआ है। ये केवल साहित्यिक स्रोत का जो है वो भी मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, केवल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो आइए जो है एक प्रश्न हम लोग मेंस का देख लेते हैं। तो एक मेंस का प्रश्न देख लेते हैं। कई प्रश्न यहां से बनते हैं, जैसे कि जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों के महत्व पर एक विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें। महत्व पर एक विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें। मेंस का एक प्रश्न है
प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों के महत्व पर एक विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें। और भी बहुत सारे प्रश्न, अगर ऑप्शनल रहेगा बच्चों, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ऑप्शनल में भी सेम यही आप अध्ययन करते हैं, इन डेप्थ जाकर के करते हैं, प्रश्न का लेवल थोड़ा और गहराई में जाकर होता है। ऑप्शनल और जीएस का जो सिलेबस है वो सेम है, या कह सकते हैं जीएस का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ऑप्शनल में बस केवल इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विविध स्रोत में धार्मिक साहित्य को देसी साहित्य लेते हैं। देसी साहित्य में धार्मिक साहित्य है। देसी साहित्य, देसी साहित्य में क्या है? धार्मिक साहित्य है। और धार्मिक साहित्य में क्या है? तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य है। धार्मिक साहित्य में जो है वो ब्राह्मण साहित्य है। अब ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से आते हैं उस पर चर्चा किया जाए। तो ब्राह्मण साहित्य में बच्चों जो है 4 वेद आते हैं, उसके बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उसके बाद जो है आरण्यक आते हैं, उसके बाद उपनिषद आते हैं, उसके बाद महाकाव्य आते हैं, महाकाव्य के बाद पुराण आते हैं, पुराण के बाद जो है स्मृति साहित्य आता है। धार्मिक साहित्य में 3 है भाई ना, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। पूरा फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ था, तो फ्लो चार्ट में आप लोग फिर से देख लीजिए। तो देसी और विदेशी करके था, विदेशी की बात ही अभी छोड़ देते हैं, देसी साहित्य से शुरू करते हैं। देसी साहित्य में जो है धार्मिक साहित्य से शुरू करते हैं, और धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य से शुरू करते हैं। ब्राह्मण साहित्य को बच्चों कितने भागों में बांटा गया है? तो ब्राह्मण साहित्य को इतने भागों में बांटा गया है। 4 वेद कौन से हैं भाई? तो 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं भाई। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक कार्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक जीवन पे पता चलता है। सामवेद जो है संगीत विद्या पे सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान और कर्मकांड पे चर्चा किया गया है। अथर्ववेद में जादू, टोना, अंधविश्वास के साथ साथ विविध धार्मिक कर्मकांड और कुछ औषधीय पादपों पे चर्चा किया गया है। वेद जो है किसमें लिखे गए हैं? तो चारों वेद जो है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। और किस रूप में है भाई? तो पद्यात्मक शैली है, मतलब श्लोक के रूप में लिखे गए हैं। श्लोक के रूप में एक उदाहरण गायत्री मंत्र आप लोग भी जान रहे होंगे। अधिकांश आप लोगों में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब बच्चों ये संस्कृत में है, श्लोक है, लेकिन इस श्लोक का अर्थ क्या होगा? दो चार को अगर छोड़ दिया जाए, किसी को भी नहीं पता होगा कि इसका अर्थ क्या है। मुझे भी नहीं पता है कि वस्तुतः इसका एक एक शब्द का अर्थ क्या है। तो चारों वेदों के सरल व्याख्या के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया? चारों वेदों के सरल व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ गद्यात्मक शैली में लिखा गया। गद्यात्मक मतलब कि जैसे किताब आप पढ़ते हैं तो उसमें कविता की तरह थोड़ी लिखा हुआ रहता है, तो गद्य में क्या होता है, आसानी से समझ में आता है। तो प्रत्येक वेद का अपना एक जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी है, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। अब भाई वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। आरण्य ग्रंथ किसे कहते हैं? तो आरण्य मींस की जंगल होता है। जंगल में ऋषि मनीषियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ आरण्य ग्रंथ कहलाते हैं। ऋषि मनीषियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो हैं वो आरण्य ग्रंथ कहलाते हैं। तो जंगल, अरण्य मतलब जंगल होता है। तो जो पहले के जमाने में बच्चों, जो आज आप लोग स्कूल कॉलेज हैं, जितने जगह पे अच्छे जगह पे कॉलेज है उतना ही ज्यादा उसकी मांग है। तो एक तरीके से क्या है, अगर आप लोग देखेंगे तो चलिए भाई, श्वेता ने क्या किया है? श्वेता ने जो है, मुझे लग रहा है कि उसका इन्होंने व्याख्या किया है, जो भी मैंने गायत्री मंत्र बोला था उसका व्याख्या किया है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है कि आज जाइए, जितने भी प्राइवेट एमबीए करा रहे हैं, एमसीए करा रहे हैं, तो किसी का कॉलेज का कैंपस देहरादून में है, किसी का शिमला में है, किसी का, अभी मैं मसूरी बच्चों जहां पे आप लोग का लबासना है, जब आप देहरादून से मसूरी जाएंगे तो रास्ते में कई सारे कॉलेज हैं, वो आधुनिक होटल फेल हैं। लगता ही नहीं है कि ये शिक्षण संस्थान है, लगता है कोई पिकनिक मनाने के लिए बच्चे 2-3 साल के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। एकदम आधुनिक होटल की तरह उनके कैंपस हैं। वैसे ही पुणे में जाएंगे तो पुणे में बहुत सारे कैंपस हैं। तो आज की तरह नहीं था। पहले के जमाने में शिक्षा कहाँ पे दिया जाता था?
तो पहले के जमाने में शिक्षा आज के जो है गांव के कस्बों के शोरगुल से बहुत दूर अरण्य मतलब जंगल में गुरुकुल होते थे। गुरु जी कौन होते थे? तो जो ऋषि मुनि होते थे वही लोग गुरु होते थे। उनके अपने जो गुरुकुल होते थे वो अरण्य में थे, जंगल में थे। वहां पे ऋषि मनीषियों के द्वारा जिस ग्रंथों की रचना किया गया उसे अरण्य ग्रंथ कहते हैं। उपनिषद क्या है भाई? तो उपनिषद दो शब्द से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप मतलब गुरु के समीप बैठकर, निषद मतलब कि सुनना। तो गुरु के समीप बैठकर सुनना जो कागज था बेटा, कागज मध्यकाल में आता है। मध्यकाल में 13वीं शताब्दी के लगभग में आता है। पूरे प्राचीन काल में कागज था ही नहीं कि गुरु जी, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ बच्चे नोट बना रहे होंगे, ऐसा पहले के जमाने में था ही नहीं कि गुरु जी पढ़ा रहे हैं लड़का बैठ के। वो श्रवण परंपरा थी। श्रवण परंपरा मतलब गुरु के समीप बैठकर सुनना, उनकी बातों को सुनकर के कंठस्थ कर लेना। इसीलिए क्या था? इसीलिए जो गुरुकुल होते थे शहर के भीड़ भाड़ से दूर, प्रकृति की गोद में, शांत प्राकृतिक सौम्य वातावरण में होते थे। अब बच्चों वो सुने होंगे ना कि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। भारत के गौरवमयी अतीत के बारे में सुने होंगे, भारत के गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति के बारे में सुने होंगे। जो भारत की गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति है उसे आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? बनना तो आपको आईएएस है। जब बनना आपको आईएएस है तो आप जाकर के अपने जिला में डीएम साहब बनेंगे तो बुला करके ये थोड़ी कहेंगे कि आओ जरा तुम्हारा जमीन कोई हड़प लिया, जाने दो, आओ जो है तुम्हें है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की कला और संस्कृति सुनाता हूं। Being as an IAS officer, this is not your job. You are going to delineate the glorious past, the glorious art and culture of our country. आप एक अधिकारी बनेंगे भाई ना, तो लेकिन फिर भी आपको कला और संस्कृति क्यों पढ़ाया जा रहा है? आप 20 साल 22 साल के बच्चों को कला और संस्कृति पढ़ाने की क्या जरूरत है? हमको भी पता है, यूपीएससी को भी पता है कि आप बनेंगे क्या? आप बनेंगे आईएएस साहब, आईपीएस साहब, आईआरएस साहब। जब आप बनेंगे अधिकारी तो आपको कला संस्कृति क्यों? और वो भी इतने कम उम्र के बच्चों को, 20 साल 22 साल के बच्चों को देश की कला संस्कृति का क्या? और इसकी जगह पे आपको थोड़ा सा रॉकेट साइंस पढ़ाया जाता, कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता। अब प्रशासन का भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाता, तो वो कुछ आपको प्रशासन में काम भी आता। इसका कौन सा काम आने वाला है भाई? इसी का काम आने वाला है बेटा जो है। क्यों? क्योंकि आप कोई साधारण पीसीएस अधिकारी नहीं बनेंगे, आप आईएएस साहब बनेंगे। आईएएस अधिकारी में ट्रेनिंग में ही विदेश में चले जाते हैं, घूम घाम के आते हैं एक आध महीने के बाद। अपने पूरी नौकरी के दरमियान जो है, आपको पता है देश के जो विदेश मंत्री हैं वो विदेश सचिव रह चुके हैं, आईएफएस सर्विस में रह चुके हैं। आईएएस में भी आप सचिव बनते हैं, कैबिनेट सचिव बनते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच पे भी आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई कह दिया कि आप सांप सपेरों के देश से आए हैं, भिखमंगों के देश से आए हैं, क्या आपसे बात किया जाए? भगो यहां से। मान लीजिए अमेरिका वाला, जर्मनी वाला कह दिया जो है कि भारत में जाइए तो वहां पे भीख मांगने वाले सड़क पे लोग मिलते हैं, सांप सपेरे वाला देश है, क्या बात करें? भगो। आप भी बेटा तो आईना दिखाएंगे ना, उनको भी आईना दिखाएंगे कि शीशे के मकान में रहने वाले दूसरे दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। आप भी उन्हें बताइएगा कि आप कौन हो भाई? अधगर गगरी छलकर जाए वाले आप लोग हो, शीशे के मकान में अर्धनग्न वस्त्र पहन करके इतराने वाले, उनसे क्या बात करोगे? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो मुद्दे की बात बच्चों ये है, आइए लौट आते हैं कहां पे? लौट आते हैं उपनिषद पे। कला और संस्कृति आप लोग पढ़ रहे हैं। कला और संस्कृति में जिक्र चला कि बच्चों को कहां पे भेजा जाता था? बच्चों को अरण्य में, जंगल में भेजा जाता था। वहीं पे उनके गुरुकुल होते थे, वहीं पे जो है बच्चा विद्या अध्ययन करता था। मुद्दे की बात यह है कि 5 साल की उम्र में ही उपनयन संस्कार होता था। उपनयन मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक लड़का अपनी मां के आंचल को छोड़कर कहां निकल पड़ता था? अरण्य की तरफ, गुरुकुल जंगल में होते थे, वहां पे निकल पड़ता था। चाहे वो राजा के घर का लड़का हो, चाहे वो मंत्री के घर का लड़का हो, चाहे सेनापति का, सबके लिए नियम वही है कि घर बार में सुख ऐसो आराम की जिंदगी नहीं, जाओ भगो कहां पे? अरण्य, जंगल में। अब जंगल में गुरुकुल थे तो ऐसा आज की तरह मैं कहा ना कि आज के जो कॉलेज है वो लगता है कोई 5 स्टार होटल है। बेटा वहां पे कोई सुख सुविधा नहीं था। वहां पे जमीन पे टाट पे बैठ करके पढ़ना है, लकड़ी के चारपाई पे सोना है। क्यों ऐसा व्यवस्था? और इतना ही नहीं, सुबह सवेरे 4 बजे उठा करके हाथ में भिक्षा पात्र थमा दिया जाता था, कहा जाता था जाओ समीपवर्ती गांव में भीख मांग के आओ, भिक्षाटन करो। राजा के लड़के से, मंत्री के लड़के से, सेनापति के लड़के से भीख मंगवाया जा रहा है। ये कौन सी शिक्षा है भाई? आज आपसे कहा जाए बेटा जाओ भीख मांग के आओ, फिर क्लास चलेगा 11 बजे से, भीख मांग के आना, जो मिला रहेगा देना, फिर गुरुजी जो है पढ़ाएंगे। और आपको लग भी रहा होगा कि ये कौन सा वो चल रहा है भाई, ये कौन सी गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति है? मुद्दे की बात बच्चों ये है कि त्याग की भावना सिखाई जाती थी। जितना आपके अंदर त्याग की भावना आएगा, वो जो कहा जाता है ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव, आता है चला जाता है। तो त्याग की भावना, भिक्षाटन करना है, मतलब जीवन में क्या होना चाहिए? झुकना है। राजा के लड़के को झुकना सिखाइए। ये सारी हमारी परंपराएं थी, ये सारे हमारे जो है शिक्षा में जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाते थे, नैतिकता की शिक्षा पढ़ाई जाती थी, नैतिक रूप से उच्च होने की शिक्षा पढ़ाई जाती थी।
चलिए भाई, तो उपनिषद में कुल 108 उपनिषद हैं, 12 जो है प्रमाणिक हैं। इन्हीं उपनिषदों में जो है मुंडकोपनिषद है, और मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, लिखा गया है। महाकाव्य कौन से हैं भाई? तो महाकाव्य जो है रामायण और महाभारत है। रामायण और महाभारत ये प्राक मौर्य काल में लिखे गए थे। वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया, वेद व्यास के द्वारा जो है महाभारत लिखा गया। पुराण साहित्य जो है कुल 18 है, कुल 18 है। ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा लिखा गया। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा लिखा गया। स्मृति साहित्य में कई सारे आते हैं। मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, पराशर स्मृति है। ये स्मृति साहित्य हो गया। अब बच्चों, मुद्दे की बात है कि धार्मिक साहित्य आपका समाप्त हो गया। अब मुद्दे की बात है कि इस धार्मिक साहित्य का, ब्राह्मण साहित्य का महत्व क्या है। तो महत्व पे हम लोग अगले दिन चर्चा किया जाएगा। अब यहां भी अपने प्रवचन दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने जो भी अपने प्रवचन दिए हैं उसका संकलन है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के क्या संघ जो है, बौद्ध संघ जो मोनेस्ट्री है, उसके क्या नियम कायदे होंगे, क्या उसका विधि विधान होगा, ये सारे कहां पे हैं? ये सारे जो हैं विनय पिटक में है। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किया गया है। इसके अलावा दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान है। दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान है, अंगुत्तर निकाय है। तो ये सारे भी महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य हैं। जैन साहित्य में कौन से हैं? तो जैन साहित्य में अंग है, उपांग है, परिशिष्ट परवाण है। ये सारे प्रमुख जो हैं जैन साहित्य ग्रंथ हैं। चलिए, तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य आपका पूर्णतः समाप्त हुआ। नोट्स बनाना चाहते हैं इसका, धार्मिक साहित्य का नोट्स बनाएंगे? अगर बनाना चाहते हैं तो 12-13 मिनट है, बना लीजिए। या कल बनाना चाहते हैं तो हाँ, इसमें जातक कथा भी आता है। जातक कथाएं बहुत सारे बच्चों, सैकड़ों सैकड़ों हैं, सैकड़ों सैकड़ों हैं। जातक कथा जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, नोट्स अभी बनाना चाहते हैं या कल बनाएंगे? कल तो छुट्टी रहेगा, अभी बना लीजिए, अभी बना लीजिए। कल बनाएंगे? कल? या ये फैक्चुअल डेटा है, आप उससे भी कर लीजिएगा। उसे क्या कहते हैं, आपके पीडब्ल्यू का जो मटेरियल है, पीडब्ल्यू की जो बुक्स है, उससे भी आप कर लीजिएगा। चलिए, जो है आज पहली ही क्लास है, सर भारी हो जाएगा। तो बड़ा सब्र के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ आप लोगों ने लगभग लगभग 2 घंटा समय व्यतीत किया। तो आज पहली क्लास है, कुछ बच्चों के लिए मैं बिल्कुल ही नया हूं। तो मान के चलिए बेटा कि 2-4 क्लास थोड़ा समय लगेगा आपको, जिनके लिए मैं बिल्कुल नया हूं। इस पे चर्चा किया गया। उसके बाद फिर हम लोग जो है साहित्यिक स्रोत में आते हैं।